एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहां सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी क्या शामिल है तो ध्यान रखिएगा। इसमें सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट के ज्योग्राफी विषय से जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उन पर यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान रखें, इसमें ज्योग्राफी किस सेगमेंट में शामिल है तो यह जो प्रश्न पत्र 2 है कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए, उसके सामाजिक विज्ञान खंड के अंतर्गत भूगोल विषय जो शामिल है उसमें जो सिलेबस है, सिलेबस के आधार पर जो विगत वर्ष में प्रश्न पूछे गए उन पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सीटेट में भी किस विषय के, भूगोल विषय के विगत वर्षों के प्रश्न। देखते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को काला सोना कहा जाता है। हमारे पास ऑप्शन है ए पेट्रोलियम, बी तांबा, सी कोयला, डी सोना। यह प्रश्न सीटेट 2015 में पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि किस उत्पाद को काला सोना कहा जाता है। ठीक है, और आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं किससे, कोयले आदि से। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो हम अपनी कार चलाते हैं उसमें जो हम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, जो हम अपनी साइकिल को साफ करने के लिए यानी जो साइकिल से खड़खड़ाहट वाली आवाज आती है उसे कम करने के लिए हम जिस लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, ये सभी एक गाढ़े काले द्रव से मिलकर बनते हैं और ये ही पेट्रोलियम कहलाते हैं। ठीक है, और इस वजह से पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या कि पेट्रोलियम का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर होता है और इसी पेट्रोलियम गाढ़े काले पदार्थ से अलग अलग प्रकार के पदार्थों को निकाला जाता है, अलग अलग किससे, एक अलग वेधन की प्रक्रिया के माध्यम से। या आप बात करें इंपॉर्टेंट कि अब पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ पाया जाता है यानी हम कैसे इसे निकालते हैं, तो जो पेट्रोलियम पदार्थ है वह शैलों के बीच, शैल खंडों के बीच, चट्टानों के बीच पाया जाता है। किस क्षेत्र में, जो तटीय क्षेत्र है, अपतटीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो चट्टानें और शैल हैं उनमें बहुत गहराइयों में पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, अब बात यहाँ पर पेट्रोल के बारे में खास बात ध्यान रखिएगा। जो पेट्रोलियम शब्द है, पेट्रोलियम, ये लैटिन भाषा के शब्द पेट्रा और ओलियम से मिलकर बना है। ठीक है, जहां पेट्रा का अर्थ होता है शैल, चट्टान, और ओलियम का अर्थ होता है तेल। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात कि जब हम बात करते हैं पेट्रोलियम तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब शैल तेल, शैल ऑयल, है ना। तो इनसे जो आपको ऑयल मिलता है, जो तेल मिलता है, उसे शैल तेल के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, काला सोना के नाम से या कहें कि किसी काला सोना कहा जाता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक तो प्रश्न में धरातल की बात की जा रही है और धरातल यानी बिल्कुल ऊपरी परत की बात की जा रही है, और उनको हम उन खनिजों को कैसे साधारण तरीके से खोद कर निकाल रहे हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। हमारे पास ऑप्शन है ए विवृत खान खनन, बी सिंटरन, सी उत्खनन और डी निस्तापन। यह प्रश्न सीटेट 2015 में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए जो खनिज पदार्थ हैं जो कि पृथ्वी में बहुत गहराई में भी पाए जाते हैं, यदि हम खनिज पदार्थों के वितरण की बात करें तो जो पूरी पृथ्वी हमारे पास है, इस पूरी पृथ्वी में खनिज पदार्थों का वितरण असमान है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, भारत की ही बात की जाए तो भारत में अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। कहीं आपको बॉक्साइट मिलेगा, कहीं आपको सोना मिलेगा, कहीं आपको अन्य चीजें मिलेगी। ठीक, अब हम बात करें कहीं अन्य क्षेत्र में कोयला मिलेगा। तो देखिए जब हम बात करते हैं खनिजों की, तो खनिज का पृथ्वी पर असमान वितरण है अलग अलग क्षेत्रों में। शैल कहाँ पर कैसी हैं, कितनी हैं, इन क्षेत्रों पर अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात कि जो ये पृथ्वी हमारे पास मौजूद है इसमें अलग अलग गहराई का भी अंतर पाया जाता है। मान लीजिए ये पृथ्वी है और यह इतनी गहरी है, पदार्थ पाए जाते हैं। इन खनिज पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया को उत्खनन या आखनन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आखनन या उत्खनन। ठीक है, अब थोड़ी सी और गहराई, जो ये जो पृष्ठीय स्तर है इस पृथ्वी की परत का, जब हम पृष्ठीय स्तर या पृष्ठीय तल इसे हटाते हैं
तो इसे हटाने के बाद जो बीच में खनिज पदार्थ आपको मिलते हैं, इन खनिज पदार्थों को निकालने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसे विवृत खनन कहते हैं। उसे कहते हैं क्या? विवृत खनन, विवृत खनन या विवृत खान, ठीक है। लेकिन जो पदार्थ, जो खनिज पदार्थ पृथ्वी में अधिक गहराई पर पाए जाते हैं और इनके लिए कुछ कूपक का निर्माण करना पड़ता है। कूप यानी कुछ ऐसी लंबाई में गहरी खानें इस तरीके से खोदनी होती हैं, तो इस प्रकार के खनन को कूपिकी खनन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? कूपिकी खनन, यानी खनन की प्रक्रिया, उत्खनन की प्रक्रिया, खनिजों को पृथ्वी से निकालने की प्रक्रिया अलग अलग तरीके से देखी जाती है और ये किस आधार पर विभाजित है कि कितनी गहराई पर कौन से खनिज पाए जाते हैं, कितनी गहराई पर किस तरीके से हम खनिज को निकालते हैं। तो ध्यान रखें कि पृष्ठ पर ऊपरी सतह पर जो खनिज पाए जाते हैं उसे खनन या उत्खनन कहते हैं। साधारणतया खनिजों को निकालने के लिए इसी विधि का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, खनिज के साधारण खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उत्खनन कहा जाता है। ऑप्शन सी, जिसे आखनन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर मध्य में, जो मध्यम स्तर पर, ये पृष्ठीय जो तल है, स्तर है, इसे जब हटाया जाता है, इसके बाद बीच में जो खनिज पाए जाते हैं उन्हें निकालने की प्रक्रिया को विवृत खान या विवृत खनन कहते हैं। और जो बहुत गहराई में होते हैं उसके लिए हम कूपक बनाकर निकालते हैं उन खनिजों को, जिसे हम कूपिकी खनन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमोबाइल ईंधन पर्यावरण मित्र है? हमारे पास ऑप्शन है सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, केजी-60। अब देखिए यह प्रश्न कब पूछा गया था? सीटेट 2014 में पूछा गया था। यानी आप ध्यान रखिए कि जब भी हम पर्यावरण की बात करते हैं, ऑटोमोबाइल ईंधन की बात करते हैं, ऑटोमोबाइल ईंधन मतलब वे ईंधन जो वाहनों में प्रयोग किए जाते हैं। वाहनों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन को हम क्या कहते हैं? ऑटोमोबाइल ईंधन, ठीक है। और अभी आप समझ रहे हैं कि कई प्रकार से नए नए तरीके के ऑटोमोबाइल ईंधन आ रहे हैं। चूंकि ये प्रश्न 2014 में पूछा गया था, यानी लेटेस्ट वर्जन में जो प्रश्न पूछे जाएंगे 2023-24 के बाद 24-25 के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे किस पर आधारित होंगे? ऑटोमोबाइल ईंधन में ही और क्या क्या बढ़ोतरी हुई है, क्या क्या नवाचार हुए हैं, क्या क्या इनोवेशन हुए हैं। इन इनोवेशन के माध्यम से हमने पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए पर्यावरण मित्र के रूप में और किन ईंधनों का विकास किया है। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है यही प्रश्न फ्रेम कर दिया जाए लेकिन वहां पर ऑप्शन चेंज हो और आपसे पूछा जाए कि और बेहतर ऑटोमोबाइल ईंधन कौन सा हो सकता है जो पर्यावरण मित्र के रूप में कार्य करे। यह हो सकता है यह प्रश्न फ्रेम किया जाए कि वर्तमान समय में सबसे बेस्ट ईंधन कौन सा है, कौन सा ऑटोमोबाइल ईंधन है जिससे पर्यावरण को हानि सबसे कम होती है या कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन सबसे कम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी प्रश्नों को फ्रेम किया जा सकता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से, ठीक। अब देखिए प्रश्न में क्या है? ऑटोमोबाइल ईंधन यानी वाहनों में उपयोग होने वाले ईंधन की बात की जा रही है। और कौन सा वाहन में उपयोग किए जाने वाला ईंधन क्या है? पर्यावरण का मित्र है, यानी उसमें इमिशन कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन जहां कम होगा यानी इसका मतलब हम पर्यावरण को ध्यान में रखकर उस ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रश्न है इसमें जो आंसर है, जो हमारे पास ऑप्शन है, सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात की जा रही है, पीएनजी यानी पाइपलाइन नेचुरल गैस की बात की जा रही है, एलपीजी यानी जो हम लिक्विड एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर में इस्तेमाल करते हैं, उसी गैस की बात की जा रही है। और केजी-16 जो है यह भी ईंधन में उपयोग किया जाने वाला एक पदार्थ है। अब इंपॉर्टेंट बात यह कि हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका करते हैं जो हमारे पर्यावरण के लिहाज से अच्छी है। देखिए लिक्विफाइड यदि गैस की बात करें, एलपीजी की बात करें, यदि हम पीएनजी की बात करें, तो ये सारी गैसेस तो हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छी हैं, लेकिन जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ये सबसे बेस्ट गैस मानी जाती है पर्यावरण के हिसाब से, क्योंकि इसमें जो हमारे पास गैस है, लिक्विड गैस है, इसे हम कंप्रेस कर देते हैं। इसे लगभग 200 से 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर पर कंप्रेस करके सिलेंडर में भरा जाता है और फिर एलपीजी नहीं सीएनजी की बात की जा रही है, ठीक है, क्योंकि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यही है। इसे हम इसकी जो आप कह सकते हैं कण है उसे हम 200 से 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर पर कंप्रेस करके भरते हैं और यही गैस है जो पर्यावरण हितैषी गैस मानी जाती है या जिनका वाहनों में बहुत अधिक भी उपयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी इससे जो इमिशन है, CO2 इमिशन है, वह क्या होता है अन्य चीजों की तुलना में, जैसे पेट्रोल और डीजल की तुलना में कम होता है।
तो इस वजह से इसे पर्यावरण हितैषी गैस माना जाता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल और डीजल की तुलना में इसमें जो इमिशन है वह कम होता है, इसलिए यह पर्यावरण मित्र गैस भी कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सीएनजी। ठीक है, इसी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही शुरुआत कर दी थी कि जो पेट्रोलियम और डीजल वाले गैस है उन्हें कम करके सीएनजी को अपनाया जाए, और अब बहुत सारे स्टेट ने ये जो वो है पहल है वह शुरू कर दी है। तो ऑप्शन ए सीएनजी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना खालिस्तान कहलाता है। हमारे पास ऑप्शन है संसाधन संरक्षण, सतत पोषणीय विकास, संसाधन प्रबंधन या विकास प्रबंधन। प्रश्न सीटेट 2013 में पूछा गया था। आप समझिए कि जो संसाधनों का बचाव है, क्योंकि संसाधन हमारे पास मान लीजिए एक पॉली बैग है, उस पॉली बैग का हम एक बार इस्तेमाल करके उसे फेंक देते हैं, लेकिन अब चूंकि हम समझ रहे हैं पर्यावरण में लगातार विकृति देखने को मिल रही है, पर्यावरण प्रदूषण देखने को मिल रहा है, तो इससे रोकने के लिए, इसे बचाने के लिए जरूरी क्या है कि आप उसे मैक्सिमम उपयोग करें उस पॉली बैग को, ना कि उसका हम प्रदूषक के रूप में क्या करें, उसे फेंक दें जल्दी। किसी भी चीज का, किसी भी पदार्थ का पुनर्चक्रण करना, पुनरुपयोग करना और तब तक उपयोग करना जब तक वह पूरी तरीके से नष्ट ना हो जाए, इसे हम कह सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, जो संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, हम संसाधनों के दबाव को कम कर रहे हैं। क्योंकि लगातार बढ़ती जनसंख्या ने हमारे पास जो पहले से संसाधन मौजूद है, क्योंकि कुछ संसाधन तो नवीकरणीय है, परंपरागत है, लेकिन कुछ संसाधन अनवीकरणीय है, इन्हें एक बार उपयोग किया जा सकता है, उसके बाद इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। परंपरागत संसाधनों की यदि हम बात करें तो ये भले ही दोबारा उपयोग किए जा सकते हैं, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के लिए इन संसाधनों को बचाए रखना भी जरूरी है, क्योंकि लोग इतने बढ़ गए हैं कि संसाधन हमारे लिए कम पड़ रहे हैं। खनिजों का दोहन ये ऐसे संसाधन है, जैसे खनिज की बात करें, जो एक बार उपयोग किए जाएंगे तो दोबारा हमें नहीं मिलेंगे। मृदा की बात करें तो ये कई हजारों साल की प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित संसाधन है। तो इन संसाधनों को कैसे बचाया जाए, इन संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए, ये इंपॉर्टेंट है। तो संसाधनों के संरक्षण को हम क्या कहते हैं कि हम संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना चाहते हैं। जितना उपयोग करना है उतना ही उपयोग करें, उसको वेस्ट ना करें, उसका दुरुपयोग ना करें। ठीक है, और हम उन्हें नवीकरण के लिए समय देना चाहते हैं। ऐसे पदार्थों को, ऐसे संसाधनों को हम क्या करें, समय दें कि इन संसाधनों का और निर्माण हो सके, लगातार निर्माण किया जा सके। तो इसलिए जरूरी क्या है कि वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिन्हें बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग आप एक से दूसरी, तीसरी, चौथी बार भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार आप उन्हें डिस्पोज कर देते हैं या कई बार आप उन्हें फेंक देते हैं और उनका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। तो जरूरी क्या है कि उन संसाधनों का आप उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें और पुनरुपयोग करें, जिससे आप किस चीज को बढ़ावा देंगे, जिससे आप संसाधन के संरक्षण को बढ़ावा देंगे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, यही संसाधन का संरक्षण कहलाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। संसाधन संरक्षण, संसाधन प्रबंधन, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो गई हैं और इन पर लगातार प्रश्न फ्रेम किए जा रहे हैं। बढ़ते तापमान की वजह से, वैश्विक तापमान की वजह से जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में इन सभी टॉपिक्स को समझना, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। यदि हम सतत पोषणीय विकास की बात करें तो देखिए, पोषण के लेवल पर और सतत विकास लक्ष्यों की बात करें तो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि लगातार हमारे पास जो संसाधन मौजूद है उन्हें हम भविष्य की पीढ़ी के लिए कैसे बचाकर रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए संसाधन संरक्षण। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, संसाधन रिसोर्सेज जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया, उन्हें कहा जाता है। हमारे पास ऑप्शन है बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन, संभावित संसाधन या वास्तविक संसाधन। यह प्रश्न सीटेट 2012 में पूछा गया था। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है, उन्हें हम क्या कह सकते हैं। देखिए, यानी वो संसाधन है, मौजूद है किसी रीजन में, लेकिन हमने उसको उपयोग नहीं किया है, यानी हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास स्टॉक में है। स्टॉक में है यानी एक वो संभावना बन सकती है कि हम उन संसाधनों का आगे उपयोग कर सकते हैं, यानी ऐसे संसाधनों को हम क्या कहेंगे, संभावित संसाधन। हमारे लिए वे संभावित संसाधन के रूप में बचेंगे, हमारे लिए वे
संभावित संसाधन के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चूंकि हमें पता है कि संसाधन है एक किसी खास रीजन में पाए जाते हैं, लेकिन अभी उनका उपयोग नहीं है क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। तो भविष्य में यदि उसकी आवश्यकता होगी तो हम क्या कहेंगे कि अभी वो हमारे लिए किस रूप में है, संभावित संसाधन के रूप में। इनकी संभावना है कि उन संसाधनों का भविष्य में उपयोग किया जा सके। ठीक है, तो ध्यान रखें, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, संभावित संसाधन। भविष्य में इन संसाधनों की उपयोग करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी, संभावित संसाधन इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये कुछ खास प्रश्न थे जिन पर हमने चर्चा की। आगे कुछ और खास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ खास प्रश्नों के साथ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं हम, ताकि आपका जो एग्जाम हो उस एग्जाम में यदि कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाए, डील कर पाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।